और आप सभी का स्वागत है आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे आंसर की किसका एजीडीओ का जो एग्जाम हुआ है अभी इसी साल 2021 का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले तो हम लोग जो मेरे पास सेट अवेलेबल है वो सेट सी है, तो मैं सेट सी का बताते जाता हूँ, आप लोग अपने सेट के हिसाब से उसमें अरेंज कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो वो है छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है, कौन सा सही है इसको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है जशपुर सामरी पाट प्रदेश में मानसून की जो अरब सागर वाली शाखा है उससे वर्षा होती है, पहला ये बोल रहे हैं। पहले पूरा देख लेते हैं उसके बाद फिर आंसर लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र वाला क्षेत्र है, वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। ओके। तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। अब इसमें से कौन सा सही? अच्छा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, चारों सही। तो इसमें जो आएगा वो है सी ऑप्शन। कैसे? जशपुर सामरिक पाट वाला क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ है ऐसा, तो ये वाला उत्तरी भाग जो बंगाल, हमारे यहाँ वर्षा दो तरह से होती है, एक तो होती है बंगाल की खाड़ी से और दूसरी होती है अरब से, अरब सागर की जो शाखा है वो वाला जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है सरगुजा संभाग, मोस्टली वही वर्षा कराती है। लेकिन इसमें भी जो पश्चिमी वाला भाग है इस क्षेत्र में कराती है, तो ये वाला क्षेत्र क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र वाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर श्रेणियां बहुत सारी, पहाड़ी श्रेणियां बहुत है, इसलिए ये वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में अरब सागर की शाखा से वर्षा नहीं होती है। तो जशपुर किधर आता है, इस साइड आता है, पूर्वी भाग में आता है, तो इस साइड वर्षा नहीं होती, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र वाला क्षेत्र है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसका विस्तार कहां से कहां तक है, जो पश्चिमी भाग है छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग यहाँ पर है और यहाँ पर है से बीच में मैकल सीरीज। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, छाया मतलब क्या होता है, हमारी परछाई। तो जब यहाँ से वर्षा आती है, मानसून इधर साइड से आता है, तो होता है ऐसा है यहाँ पर वर्षा हो सकती है, लेकिन हम लोग अभी देखे अरब सागर से जो आएगी वो सिर्फ उत्तरी भाग में कराएगी, तो यहाँ पर का तो चांस खत्म। तो यहाँ वर्षा कहाँ कैसे होगी, सिर्फ बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून यहाँ आएगी वही उसी से वर्षा होगी। तो ये वर्षा यहाँ से यहाँ आती है, तो ये सीरीज मिल जाता है इन लोग को, तो इस सीरीज के उस पार नहीं जा पाती, ये पहाड़ी एरिया है, मैकल रेंज है पहाड़ी एरिया है, तो इसके इस पार नहीं आ पाती, तो इसी साइड वर्षा हो जाता है। तो ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है, ये पूर्वी भाग है, और ये वाला कौन सा भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो जिस साइड वर्षा नहीं होगा वो वाला कहलाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र, और वर्षा किधर नहीं होगा, ये रोक लिया, ये रोक लिया मानसून को, तो इस साइड जो है वर्षा नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया है, पूर्वी क्षेत्र, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन दिया है वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक चलती है, बिल्कुल सही। 15 जून से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, और कब तक चलता है, 15 सितंबर तक। वैसे तो और आगे भी कभी कभी गिर जाता है, पहले भी गिर जाता है, लेकिन आइडियल मतलब जो स्टैंडर्ड माना जाता है वो यही है, 15 जून से 15 सितंबर। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हुआ सही, ऑप्शन सी। अगला है फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लम डेरा लम डोरा, ये पहेली है। इस पहेली का आंसर, जो चीज समझाने का रहेगा उसको समझाऊंगा मैं, जो याद करने का रहेगा, जो मुहावरा है, लोकोक्ति है, पहेली है, इसका तो सीधा सीधा आंसर ही बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर है मुनगा। अगला आते हैं हम लोग, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक लेसवाना, नाक लेसवाना का मतलब होता है अपमान होना, अपमानित होना, अपमानित हो जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं, मतलब जैसे नाक कट गई बोलते हैं ना, वही है नाक लेसवाना। अगला आते हैं छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति। अब हमारे छत्तीसगढ़ में जो राज्य द्वारा घोषित है, राज्य द्वारा दो जनजातियों को घोषित किया गया है कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, और भारत सरकार द्वारा पांच जनजातियों को उसमें बोला गया है विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब इसमें कौन कौन सा दिया है ऑप्शन में, एक है अबूझमाड़िया, अगरिया, बिरहोर और नगीचा। इन चारों में से दो ऑप्शन ऐसा है, एक है अबूझमाड़िया और बिरहोर, जिसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में की श्रेणी में रखा है। तो देखेंगे पहला और तीसरा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी है, विटामिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, क्या होता है, विटामिन के जो होता है
जो हमारे हमारे ब्लड का जो थक्का जमता है, ब्लड निकलने के बाद जो थक्का जम जाता है, वो थक्का जमाने का काम कौन करता है? विटामिन के। और विटामिन सी भी एक ऑप्शन में है, विटामिन के अलग से, विटामिन सी अलग से, और एक है के और सी दोनों एक साथ। तो ऐसा नहीं, इसी में नहीं आएगा ना, सी वाला जो है वो नहीं है, सिर्फ विटामिन के। तो विटामिन के कौन सा में है? ऑप्शन नंबर सी। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं था? कौन सा नहीं था ये पूछ रहे हैं। तो अहिंसा था, धार्मिक सहिष्णुता भी था, और सभी को समान व्यवहार ये भी था। बस जो पाप का भय है ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता है। लॉजिकली देखा जाए तो फिर वो भी हो सकता है मौजूद ना हो ऐसा, लेकिन जहां पर्टिकुलर उल्लेख की बात की जाए तो फिर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पाप का भय के बारे में बताया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो इसका है अबुल फजल, मुगल काल के थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्य समाज के संस्थापक तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका सी। अगला है टोक्यो ओलंपिक्स 2021, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे शायद किसी ने नहीं छोड़ा होगा। तो इसमें भारत ने कौन कौन से जीते? तो भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इसके हिसाब से आता है ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर है, सूची मिलाना है नगर और नदी से। तो ये तो याद करने का चीज है। बरेली जो है, बरेली किसके किसके किनारे बसा हुआ है? रामगंगा के। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे है, और डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर डी। अगला आते हैं, यदि एक विधेयक, इसमें सही क्या है वो पहचानना है। यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? तो जब कोई सा भी किसी भी टाइप का विधेयक जो है जब राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां हैं, स्पेशल प्रोविजंस है। तो उसमें वो क्या करता है? राज्यपाल के पास 2-3 शक्ति है। पहली बात तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, पहला उसका ये चीज ठीक है, सीधा सिग्नेचर करके हाँ सब चीज ठीक है वापस भेज देगा। दूसरा, अगर उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है या फिर इसमें संशोधन की जरूरत है तो वो अपने संशोधन बता सकता है, कि वो निर्देश दे सकता है कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा किया जा सकता है ऐसे करके, या फिर ना भी बताए तो भी वो वापस भेज सकता है राज्य विधानमंडल में। तीसरा ऑप्शन वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। कुछ ऐसा टॉपिक है जिसपे राष्ट्रपति की अनुमति लेना, उसको अगर ऐसा मतलब वो यहाँ पर उसकी स्वविवेकीय शक्ति है कि अगर वो लेना चाहता है कि राष्ट्रपति इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए या राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, तो वो भेज सकता है राष्ट्रपति के पास। तो उस हिसाब से देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया? फर्स्ट क्या दिया है? वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा, यदि वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वो कुछ सुझावों सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। तो इस हिसाब से दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ये बात भी सही है। अगर वापस भेज दिया है राज्यपाल, अगर सीधा सीधा भेज दिया है, राष्ट्रपति वाला केस नहीं आया अभी, राज्यपाल के पास पहुंचा और वो वापस भेज दिया, तो जो राज्य विधानमंडल है वो उसमें संशोधन करेगा, संशोधन करके वापस भेजेगा। और जब ये सेकेंड टाइम भेजता है तो राज्यपाल को अनुमति देना ही पड़ता है, उसको साइन करना ही पड़ता है। तो ये वाला तीसरा नंबर भी सही है, 3 सही हो गए। चौथा नंबर, यदि राज्यपाल विधेयक के प्रावधानों से सहमत नहीं है तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास संदर्भित कर सकता है। अभी भी बताया। तो चौथा ऑप्शन भी सही है, मतलब चौथा पॉइंट भी सही है। ये चारों का चारों किस में अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर डी में। तो और इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आते हैं इनमें, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। तो क्या क्या दिया हुआ है? पहला, संसद का सत्र आहूत करना, बिल्कुल सही। सत्र बुलाने का और सत्रावसान करने का दोनों का पावर राष्ट्रपति के पास है। दूसरा क्या दिया हुआ है? संसद का सत्रावसान, वही जो बताया मैं, सत्रावसान भी करेगा। तीसरा क्या दिया है? लोकसभा का विघटन करना। अगर ऐसा लगता है राष्ट्रपति को, या फिर उसके पास जब राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाता है कि जो लोकसभा है
विघटन तो सिर्फ लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का तो विघटन नहीं होता है। और अगर ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री की पार्टी, मतलब जो सरकार तत्काल में अभी जो चलायमान है, जो चल रही है, वो अपना बहुमत खो चुकी है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको या तो अपना सिद्ध करने बोलता है, विश्वास मत लाने के लिए बोलता है, या फिर उसका विघटन कर देता है। तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, लोकसभा का सत्रावसान करना। लोकसभा का, अब फर्स्ट वाले में क्या, सेकंड वाले में क्या था, संसद का सत्रावसान करना, और चौथे में क्या दिया, लोकसभा का सत्रावसान करना, मतलब पर्टिकुलर किसी एक सदन का सत्रावसान। तो ऐसा नहीं होता है, या तो राष्ट्रपति एक साथ बुलाएगा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ चलते रहेगा, तो संसद का सत्रावसान होता है, या संसद का आहुति होता है, मतलब बुलाया जाता है या फिर कंप्लीट किया जाता है, खत्म किया जाता है, तो एक साथ होता है, दोनों अलग अलग से नहीं होता कि अभी राज्यसभा का चलने दो, फिर थोड़ा टाइम बाद लोकसभा का बंद कर देंगे, इसका बंद कर देंगे, मतलब ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला जो पावर रहता है लोकसभा का सत्रावसान करने का, इसका पावर रहता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। तो चौथा ऑप्शन तो गलत है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। पद की शर्तें क्या क्या है, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, सारे के सारे सही हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन क्या दिया है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, ये भी सही है। वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहेगा, ये भी सही है। लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सत्य है। और अगला क्या है, आखिरी, वह विशेषाधिकारों का हकदार होगा, ये भी सही है। सारे सेंटेंस सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, राष्ट्रपति पद की शर्तें, जो कि आर्टिकल 58 में दिया हुआ है। आर्टिकल 58 में जो जो चीज दिया है हम लोग को सिर्फ उसी को पकड़ना है, क्योंकि जो 59 है, आर्टिकल 58 और 59 दोनों को कॉम्बिनेशन करके डाल दिया है इसमें। तो 58 में क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या बोला है 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी चाहिए, और तीसरा क्या बोला है, जो उसमें लोकसभा की सदस्यता, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये तीन चीज बोला गया शर्तों में आर्टिकल नंबर 58। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए। कौन कौन सा होगा एक बार देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, ये तीन ऑप्शन नंबर ए में, तो ये वाला सही होगा। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड है। तो पीएम किसान योजना, ये आप लोग इसको पूरा पढ़े रहेंगे। योजनाएं जो हैं, योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया भी है देखो। तो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसको सहायता दी जाएगी, कौन कौन से जो कृषक हैं, किस प्रकार के कृषक, उनको सहायता दी जाएगी, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो पहला इसमें क्या है, लघु कृषक, दूसरा क्या है सीमांत कृषक, तीसरा क्या है बड़े कृषक, चौथा क्या है सभी कृषक। तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें सारे के सारे कृषकों को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, राज्य प्रशासन शासन के किस पद्धति में पाया जाता है। राज्य प्रशासन मतलब जो राज्य सरकार वाला कॉन्सेप्ट है, राज्य विधानमंडल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक, राज्य विधानमंडल का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में देखते हैं। तो राज्य विधानमंडल किस में होगा, जैसे हमारा संविधान कैसा है, अर्धसंघात्मक बोलते हैं, संघात्मक भी है एकात्मक भी है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं अर्धसंघात्मक। एकात्मक गुण भी आ जाता है मतलब हमारे संविधान में एकात्मकता का भी गुण है। तो एकात्मकता का गुण कब आता है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यों का पावर किसके पास आ जाता है, राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का पावर किसके पास आ जाता है, संघ के पास, मतलब केंद्र के पास।
तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं राज्य प्रशासन के बारे में, मतलब राज्य को स्वतंत्र रहना चाहिए, राज्य के पास अपनी शक्तियां होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एकात्मक संसदीय पद्धति, दूसरा है एकात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति, तीसरा है संघात्मक संसदीय पद्धति और चौथा है संघात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति। तो एकात्मक पद्धति कहीं भी रहेगा तो वहां पर मेन पावर किसके पास रहेगा, चाहे वो संसदीय हो चाहे अध्यक्षीय हो, उसका पावर किसके पास रहेगा, सेंटर के पास। अलग से राज्य के पास कोई पावर नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है बहुत छोटे स्केल पे पावर दिया जाए, लेकिन ऐसा तो एकात्मक जहां आया वो गलत हो जाएगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, राज्य विधानमंडल का कॉन्सेप्ट क्या है, संघात्मक। तो जो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है, क्या क्या दिया हुआ है, संघात्मक संसदीय पद्धति और संघात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति, तो ये दोनों ही सही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी। तो वैसे इसमें लोवेस्ट ग्राम पंचायत में मिनिमम कितना होता है 10 और मैक्सिमम कितना होता है 20। अगर अभी 1000 प्लस है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सिर्फ आई थिंक ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की ही बात है। तो इन दोनों के बीच कौन सा नंबर आ सकता है, कौन सा नंबर दिया जाए, 1000 प्लस बोला है, 1000 प्लस बोला है, मतलब मिनिमम तो नहीं होगा, मिनिमम के बारे में तो बात नहीं चल रहा है, मैक्सिमम के बारे में ही बात चल रहा है। तो इन दोनों के बीच का कोई नंबर दिया नहीं है, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। अब देखते हैं इसको व्यापक कैसे लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्चुअल देखा जाए तो फिर बी ऑप्शन ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम पंचायत से किसे प्रवर्तित किया जा सकता है, रिकॉल का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें किसको प्रवर्तित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सरपंच उप सरपंच, दूसरा सरपंच और पंच, तीसरा उप सरपंच और पंच, और चौथा बोलता है ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारी। पहली बात तो उप सरपंच को कभी भी क्या है, उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, पंचों में से होता है, पंचों में से ही कोई बनता है उप सरपंच। तो ये तो अपने आप में से ही ऐसा चुनाव वाला प्रक्रिया है। तो जहां जहां उप सरपंच आएगा सारा गलत हो जाएगा, पहला गलत, तीसरा गलत, और चौथा क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारी। और उप सरपंच भी क्या होता है, एक पदाधिकारी है, मतलब ये अपने आप में इंक्लूडेड है। तो कौन सा बच गया, बी ऑप्शन, सरपंच और पंच। तो 18 का आंसर कितना आएगा, बी। अगला है जो कि मिस्टेक क्वेश्चन है, सब समझ ही गए होंगे। छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है। आप सभी को पता है नवीनतम औद्योगिक नीति 19 से 24 तक का है, मतलब 2019 से 2024, ये 5 साल का औद्योगिक नीति, 24 नहीं 23, 2019 से 2023 तक का, ये है हमारी औद्योगिक नीति। 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल का। ये 23, 24 ये दोनों ही हो सकते हैं ना, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से लिया गया है। और ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि ये ऐसा किया हो, पुराने क्वेश्चन को उठा के रख दिया हो। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, 2014 से 19 ये आंसर आएगा। लेकिन पहली बात ये क्वेश्चन हटेगा ही, विलोपित जरूर होगा, इसलिए ऑप्शन डी लगाओ चाहे बी लगाओ, ये वाला ऑप्शन बी में दिया है और ये वाला ऑप्शन डी में दिया है, दोनों में से कुछ भी लगाओ, ये विलोपित होगा ही होगा। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है। तो हम जानते हैं 5 खनिज ऐसे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज के रूप में है, कोयला, लौह अयस्क, और कौन सा है बॉक्साइट, टीन, और क्या है चूना पत्थर। इन चारों ऑप्शन के अलावा कुछ और रहेगा तो फिर वो वही आंसर है। तो क्या क्या दिया, कोयला दिया, लौह अयस्क दिया, ग्रेनाइट दिया, चूना पत्थर दिया। ए, बी और डी तीनों यहाँ पर अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, ग्रेनाइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम क्या है। तो ये है डंडार नृत्य, डंडार पाटा जो है, डंडार पाटा ये जो है ये वीर गीत का नृत्य है। अगला देखते हैं, बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से एक वीडियो आएगा, जरूर 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इसका आंसर बस देख लेते हैं, इसका आंसर आएगा ए, 9 दिन।
9 days इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? मतलब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से उसका देश में कौन सा स्थान है? तो ये 16वां स्थान, 16th नंबर का। अगला नंबर आते हैं 24वां, 24। अच्छा, ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। अगला आते हैं 24। 2011-12 की स्थिर कीमतों पर 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किसका योगदान सर्वाधिक है? औद्योगिक क्षेत्र का, जो कि ऑप्शन बी है। उसके बाद आते हैं दिनांक 8/4/2017 से छत्तीसगढ़ के किस कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है? इसका आंसर है, इसका अलग अलग जगह अलग अलग आंसर मिला है। जो बुक में, एक बुक में अवेलेबल है राजनांदगांव, एक में दिया हुआ है धमतरी, और न्यूज चैनल के अकॉर्डिंग ये है रायपुर। तो देखते हैं आंसर क्या लिया जाता है। अगला आते हैं मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था? तो इसका आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला से कौन पढ़े हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत फेमस आचार्य पढ़े हैं वहां से, आप लोग बताइए क्या सही आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? पानीपत का याद है 3 युद्ध लड़े गए हैं। पहला है 1526 बाबर वाला, और दूसरा है 1556। इसमें कौन था? अकबर था। तो आंसर क्या आएगा? 1556। अगला क्वेश्चन है 28। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? तो जब क्रिप्स योजना आया था स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, तो वो लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग आपको जो डोमिनियन स्टेट है वो देंगे, जिसका डिमांड हम लोग कब से कर रहे थे? 1929 में हम लोग इसके लिए 1928 में क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट आया था। उस नेहरू रिपोर्ट में हम लोग उस टाइम जो हम लोग मांग किए थे डोमिनियन स्टेट का, तो उसको अभी तक हम लोग को पूरा नहीं किए। 1942 में आके बोलते हैं कि हम लोग आप लोग को दे देंगे डोमिनियन स्टेट, लेकिन अब हम लोग मांग किए कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग किए, तो उसको ये लोग स्वीकार नहीं किए, तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर दिए। और जब महात्मा गांधी इसको रिजेक्ट किए और फिर सीधा स्टार्ट कर दिए क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद अगला आते हैं 29, जो कि ज्योग्राफिक है। भाबर प्रदेश क्या होता है? भाबर क्या होता है भाई? जब पहाड़ से नदी निकलता है तो यहाँ पर पूरा ये वाला एरिया जो रहता है कंकड़ पत्थर वाला रहता है बहुत ज्यादा। ये पूरा यहाँ एरोजन करते हुए आता है, यहाँ पर कंकड़ पत्थर रहता है, उसके फिर आगे जाता है तो फिर नॉर्मल मिट्टी रहता है। तो सबसे पहला जो संरचना है वो क्या बनाता है? भाबर। उसके बाद फिर क्या बनाता है? तराई। ये दलदली क्षेत्र रहता है, ये कौन सा होता है? तराई। उसके बाद फिर आता है पहले भाबर, फिर तराई, उसके बाद फिर बांगर और खादर। खादर क्या रहता है? पुरानी जलोढ़ पहले से बिछा रहता है वो खादर है, और जो नया जलोढ़ आता है वो क्या है? बांगर है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये कंकड़ पत्थर मतलब भारी कंकड़ रहता है, पत्थर रहता है, बजरी का जमाव रहता है इसमें, तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किससे बना है? लक्षद्वीप किससे बना है भाई? बताइए। प्रवाल भित्ति का ना बहुत ज्यादा जमाव हुआ, तो जम के वो एक टीला बन गया, और वही टीला क्या है? लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वो बने हैं प्रवाल भित्ति से बने, तो प्रवाल अवशेषों से बने। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल द्वीप। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण में प्राप्त हुआ है? तो शिवरी नारायण अभिलेख वैसे 2-3 लोग का है, लेकिन सबसे पहले जो ऑर्डर वाइज देखते हैं, तो ऑर्डर वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले रत्नदेव द्वितीय का प्राप्त हुआ है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वैसे जानकारी तो प्रताप मल्ल की भी प्राप्त हुई है, लेकिन अब वो व्यापक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बी ऑप्शन को सही लेता है कि ए ऑप्शन को सही लेता है। क्योंकि बी ऑप्शन लेने का कारण ये है, रत्नदेव द्वितीय जो है वो पहले आया, इसके बारे में पहला उल्लेख मिलेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तब प्रताप मल्ल के बारे में आएगा। तो अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो रत्नदेव द्वितीय है, और अगर टोटली अगर देखा जाए तो वैसे दोनों का मिला है साक्ष्य, दोनों के बारे में उल्लेख प्राप्त होते हैं। अगला नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 32। इस राज्य में सुबह शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है, कौन सा असत्य है? तो पहली बात तो मतलब 4 पॉइंट दिए हुए हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। इस काल में राजधानी रतनपुर थी, सही बात है। दूसरा, इस काल में कमाविंसदार का पद था, ये बात भी सही है, क्योंकि जब सुबह शासन था तो सुबह शासन के अंतर्गत एक पद्धति अपना गई, परगना पद्धति अपनाई गई। इस परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे? बिंबाजी भोसले। और इसको लागू कौन कराया? पहले तो महिपत राव दिनकर, लेकिन वो ज्यादा काम करा नहीं पाए। उसके बाद कौन आया? विट्ठल राव दिनकर, वो लागू कराया। और इस परगने का जो प्रमुख अधिकारी रहता था, सबसे उच्च अधिकारी, उसको बोलते थे कमाविसदार। मतलब डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन तो सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। थर्ड नंबर पे आते हैं, इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था, इसके बारे में विचार करेंगे। चौथा ऑप्शन क्या है? इस काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नागपुर से ही तो आते थे जो सूबेदार रहते थे। सूबेदारों की नियुक्ति कौन करता था? नागपुर में जो राजा रहता था वो नियुक्ति करता था। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा चारों सही है, तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन वाइज देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 32। फिर आते हैं 33। 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सबको पता होना चाहिए, वैसे बिलासपुर से हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके बारे में बताइए आप कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 34। मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों के विशाल भंडार है, बिल्कुल सही बात है। मल्हार एक पुरातात्विक स्थल है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? यह स्थान अरपाल, लीलागर एवं श्रीनाथ नदियों से घिरा है। अब देखते हैं मल्हार की पोजीशन क्या है। यहाँ से आती है अरपा नदी, यहाँ से आती है लीलागर नदी, और यहाँ से आती है शिवनाथ, उसमें आके संगम है। देखा जाए तो इन तीनों के बीच ही बसा है मल्हार। तो तीसरा जो सेकंड स्टेटमेंट है, यह स्थान अरपा, लीलागर और शिवनाथ की नदियों से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल घिरा हुआ है। यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगा। तो इसके लिए क्या 34 का क्या हो जाएगा आंसर? 34 का सी। अब आते हैं जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ भी मिस्टेक है, 2, 55, 45, 196। दिस इज द राइट आंसर। अब इस ये तो दिया नहीं है, तो इससे सबसे पास कौन सा दिया है? 255, 44, 196, विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी लगा लेते हैं, आंसर भी यही लेना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। 36। वर्तमान में भारत में नीचे गिरती हुई अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? स्लो डाउन इकोनॉमी। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 सुस्ती, रिसेशन, मंदी, डिप्रेशन, पुनरुत्थान, रिवाइवल, और बूम, तेजी। तो हमारी जब अभी बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन स्लो डाउन के बारे में बात चल रहा है, जब जिस टाइम स्लो डाउन चल रहा था उस टाइम के बारे में बात चल रहा है। फिलहाल तो अगर अभी मतलब अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फिर कौन सा आएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आएगा सी, पुनरुत्थान। क्योंकि हम नीचे जा चुके थे, कोरोना के कारण हम लोग नीचे गए, लेकिन उसके बाद ऊपर भी तो उठ चुके हैं, तो हमारा पुनरुत्थान तो हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का, अच्छा इंग्लिश साइड भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्लो डाउन इकोनॉमी इन इंडिया एट प्रेजेंट? स्लो डाउन कैसे जा रहा है? तो यहाँ स्लो डाउन के बारे में बात चल रहा है, अभी रिकवर कैसे कर रहे हैं इस बारे में बात नहीं चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। डी ऑप्शन क्या? तेजी।
हम लोग बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी, मंदी, डिप्रेशन। डिप्रेशन कौन सा अवस्था होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर हम लोग मतलब अगर हम लोग डबल डिजिट में अगर हम लोग का निगेटिव ग्रोथ रेट है तब उसको बोलते हैं डिप्रेशन। लेकिन हम लोग का इतना इतना ज्यादा गैर वित्तीय अवस्था में हम लोग है नहीं, ठीक है, तो हम लोग अभी सुस्ती में है। तो ऑप्शन क्या है? 36, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर आते हैं प्रति व्यक्ति आय का सूत्र, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र। इसमें क्या दिया हुआ है? हम लोग को पर कैपिटा इनकम निकालना है, पीसीआई। क्या होता है? नेट नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। नेट नेशनल इनकम मतलब विशुद्ध राष्ट्रीय आय। विशुद्ध राष्ट्रीय आय में अगर हम लोग जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर हो गया। अब आते हैं 38। वर्ष 2024-25 तक भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या प्राप्त करनी होगी? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 37 पे क्या लिए थे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी। 38 का ऑप्शन क्या आएगा? सी, 9%। अगर हम लोग अभी 9% की स्पीड से बढ़ेंगे तब हम लोग 2024-25 तक में $5 ट्रिलियन की कंपनी की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला? माइक्रोवेव ओवन में शक्ति की कम खपत होती है, क्यों? अब देखो माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव कैसे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे? माइक्रोवेव में क्या रहता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई रहती है, हाई फ्रीक्वेंसी, बट वेवलेंथ जो रहता है वो लो रहता है। मतलब लैम्डा जो रहता है वो उसका वैल्यू कम रहता है और जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। तो इस आधार पे कौन सा है? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें ये दोनों चीज दिया हो? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बी ऑप्शन में क्या दिया है? तरंग दैर्ध्य जो है न्यूनतर रहेगी, या वो न्यूनतम होगा। तरंग दैर्ध्य मतलब ये वाला न्यूनतम रहेगा, तो मतलब एक चीज हमारा सही हो गया। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में, मतलब ये वाला बात कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज द राइट आंसर। अगला आते हैं बीडीएम परीक्षण निम्न रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। बीडीएम क्या होता है? बोन डेंसिटी, इसका फुल फॉर्म देख लो, बीडीएम, बोन डेंसिटी मेजरमेंट। मतलब हड्डियों में कितनी हड्डियों का घनत्व ज्ञात करने के लिए। अगर घनत्व पता चल जाएगा तो वो पता चल जाएगा हड्डियों से रिलेटेड कौन सा बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। छत्तीसगढ़ में किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है? ताप विद्युत, सब जानते हैं। अगला आएगा, अच्छा ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। 40 का क्या है? सी, और 41 का बी। अब आते हैं राधेश्याम बारले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? राधेश्याम बारले जो है पंथी नर्तक है। अब नृत्य वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? सबको पता ही होगा, 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा। और टोटल सांसद अगर देखा जाए तो कितना है? टोटल 16। लोकसभा के कितने? 11, राज्यसभा के 5। तो 43 का क्या आ जाएगा आंसर? बी, 5। 44, इस राज्य से निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है? कौन कौन है भाई? अनुज शर्मा, सब फेमस है, हमारे छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन बोलते हैं इनको। तो अनुज शर्मा। अगले किशोर साहू, वो भी एक्टिंग से ही जुड़े हैं डायरेक्ट, ठीक है। अनुराग बासु, ये भी जुड़े हैं। लेकिन जो हबीब तनवीर हैं वो डायरेक्टली फिल्म जगत से नहीं जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं, लेकिन फिल्म से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44 का सी आएगा। 45 नंबर,
स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का स्वच्छतम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 45। अब नीति आयोग का अभी अभी आया था रिपोर्ट, नीति आयोग का रिपोर्ट, उसमें किस राज्य को बोला गया सबसे स्वच्छ? वो है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। अब आते हैं चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या था? प्रज्ञान रोवर था। तो ऑप्शन नंबर 46 का क्या आएगा? अच्छा 45 का क्या आएगा? 45 का क्या बताया हमें? बी। और 46 का रोवर, रोवर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 मिला है? अब ये चीज जान लीजिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड ये किस फील्ड में दिया जाता है? सुशासन, पहला पॉइंट। दूसरा, एक तो सुशासन के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा दिया जाता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है हमारा के उत्थान के लिए, या फिर लोकतंत्र को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए अगर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उसके लिए दिया जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? पहला क्या ऑप्शन है? संस्थाओं का सूक्ष्म वित्तीय, ये तो ऑप्शन नहीं है। टीकों की खोज, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन दक्षिण पूर्व एशिया में विस्थापित शरणार्थियों की सहायता, शरणार्थियों की सहायता इसमें आता है क्या? नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 48। देश का पहला इंटरैक्टिव बर्ड पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य देखा जाए तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बताएंगे किस पर्टिकुलर किस प्लेस में, बहुत फेमस प्लेस है, बताइए ऑप्शन में, कमेंट में बताइए। अब आता है 49। 2019 में आए तूफान, पानी जो तूफान आया था, पानी तूफान कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से आया था। तो कौन कौन से राज्य इसमें प्रभावित हुए थे, ऐसा पूछ रहा है। तो जब यहां से आएगा बंगाल की खाड़ी से आएगा तो कौन कौन प्रभावित होगा? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु साइड होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर भी कम होगा, कम डैमेज होगा। मैक्सिमम डैमेज कहाँ कहाँ हुआ था? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो वही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अब आते हैं 50। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, केन्या में। तो यहां आप लोगों का कंप्लीट होता है जितने भी सारे क्वेश्चंस थे एजीडीओ के सेट, हम लोग सेट सी को बनाए। आप लोग के पास जो भी सेट आया हो, क्वेश्चन और आंसर आप लोग के पास मेंशन कर दिया हूं मैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा नंबर पे कौन सा आ रहा है। और एक चीज और देखेंगे, यहां तक में हम लोग अभी क्या पढ़े? हम लोग क्या देखे अभी? सिर्फ जीएस पार्ट। और जीएस में कौन कौन सा था? छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस, ये दोनों ही पार्ट कवर हो गए इस वाले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर, और उसके बाद फिर आप लोग को जो मैथ्स रीजनिंग के हैं वो भी आ जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश के हैं वो भी अलग से पूरे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पूरे अच्छे से समझाते हुए कि हाँ इसका आंसर ऐसा क्यों लिया गया, सारी चीज़ को समझाया जाएगा। तो बाकी वीडियो के लिए तैयार रहें, देखते हैं किसका कितना मार्क्स आता है, किसका जॉब लगता है। अगर आप सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी और भी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो बहुत ही कम फीस पे अवेलेबल है। सीधा नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आईए ट्यूटोरियल का ऐप लिखा हुआ है, उसका लिंक है। हमारे ऐप में जाइए और वहाँ आप लोग को फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट भी है, डेली रहेगा, डेली 10 टेस्ट। अब सोचिए 10 टेस्ट अगर आप डेली दिलाते हैं तो 30 दिन में आप लोग का कितना 300 क्वेश्चन वो भी फ्री में अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश और सीजीपीएससी से रिलेटेड हर एक टॉपिक का अलग अलग अवेलेबल है, तो आप जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए
और जल्दी से अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।